नमस्कार साथियों, ए सोनी आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे यूपी आरओ का जो एग्ज़ाम आ रहा है और साथ ही आपका यूपी पीएससी का फॉर्म आ चुके हैं और आपको पता भी है कि यूपी पुलिस के भी आपके पेपर आ गया है फरवरी में। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने ये सीरीज़ स्टार्ट करी हुई है और इससे पहले हमने कई 9 क्लासेस करा दी गई हैं और उसको भी आप इसके डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे देंगे, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। और ये फैक्चुअल हिस्ट्री है जहाँ से आपके 99% क्वेश्चन बनते ही हैं। ठीक है, तो इसमें हम आपको एशियंट भी कराएंगे, एशियंट हिस्ट्री भी कराएंगे, मॉडर्न भी कराएंगे, मिडिल भी कराएंगे। ठीक है, और ये सारे के सारे ये फैक्चुअल रहेंगे और आपको इसमें एक दो बार इस वीडियो को देखोगे तो जो भी आपको नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके जो भी है आपको याद होता चलेगा साथ ही साथ में। तो आज हम देखेंगे अशोक के अभिलेख। ठीक है, अशोक के अभिलेख देखेंगे और आप ठीक है, और इससे नेक्स्ट वाली क्लास में हम देखेंगे और जो इम्पोर्टेंट वंशज है डायनेस्टी रही है इंडिया में और उसको अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का जो सेशन है वो अशोक के अभिलेख है। ठीक है, अशोक के अभिलेख कहाँ क्या है। ठीक, तो पहला जो हमारा है आपका जैसे अशोक के अभिलेख। ठीक, हमारा जो चैप्टर है 8 है अशोक के अभिलेख, है ना। इसमें देख रखा है भारत में शिलालेख का प्रचलन अशोक द्वारा किया गया था। ठीक है, जो भारत में जैसे शिलालेख थे, जैसे पत्थरों पर लिखा जाना, ठीक है, उसको कहते थे शिलालेख। तो उसका जो शुरुआत की गई थी वो किसने करी थी, भारत में अशोक ने इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, वहीं शिलालेख तो इसके क्या थे, एक तो शिलालेख होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, रॉक एडिट होते हैं जो पत्थरों पर लिखे जाते हैं। फिर है स्तंभलेख जो पिलर्स पे लिखे जाते हैं, खंबे। ठीक, फिर आता है गुहालेख जो केव मतलब कि किसी गुफा में रखे जाते थे, लिखे जाते थे। ठीक है, और वहीं शिलालेख में देखेंगे तो ये बृहद लार्ग होते थे, ठीक है, लघु माइनर और पृथक शिलालेख थे। ठीक, इस सब में देखेंगे तो ये दीर्घ बोलते थे, इनको लघु भी होते थे। ठीक है, और केव आपको इसमें छोटी छोटी संरचनाएं लिखी जाती थी। ठीक है, तो शिलालेखों के जो खोजकर्ता थे वो कौन थे, जिन्होंने शिलालेख की खोज की थी वो थे फैंतलर। कौन थे, फैंतलर थे जिन्होंने शिलालेख की खोज की थी। ठीक है, वहीं आपके शिलालेख को पढ़ने में सफलता किसने पाई थी, तो वो जेम्स प्रिंसेप थे। कौन थे, जेम्स प्रिंसेप थे जिन्होंने 1837 ईस्वी में किसको, शिलालेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त कर ली थी। ठीक है, अभिलेखों की लिपि क्या थी, मतलब वो किस लिपि में लिखे गए थे। ठीक है, स्क्रिप्ट ऑफ इंस्क्रिप्शन। ठीक है, वो किस भाषा में लिखे गए थे, तो वो थे आपके ग्रीक और अरमाइक लिपि भी थी। ठीक है, जो अफगानिस्तान से रिलेटेड करती थी। खरोष्टी लिपि जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि खरोष्टी लिपि किस ओर से लिखी जाती है, तो वो कहाँ से, दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है खरोष्टी लिपि, और ये पाकिस्तान, शहबाजगढ़ी व मनसेरा में पाए गए। ठीक है, जो शिलालेख जो अभिलेख है ना, जैसे ग्रीक और अरमाइक जो अभिलेख है तो वो अफगानिस्तान से मिले थे। ठीक है, और जो खरोष्टी लिपि वाले थे वो पाकिस्तान, शहबाजगढ़ी व मनसेरा से मिले हैं। ठीक है, तो ये इनको हमें याद रखना है कि पाकिस्तान, शहबाज व मनसेरा खरोष्टी लिपि किससे, दाएं से बाएं लिखी जाती है। ठीक है, और वहीं आपकी ब्राह्मी लिपि शेष भारत में पाई गई थी। यहाँ शेष भारत में जो अभिलेख थे ना, जो अभिलेख शिलालेख थे वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे भारत में, और बाकी पाकिस्तान, शहबाजगढ़ी और मनसेरा में खरोष्टी लिपि थी तो दाएं से बाएं चलती थी, और ग्रीक और अरमाइक लिखी है वो अफगानिस्तान से रिलेटेड थे। ठीक है, इससे आगे थे अशोक के दीर्घकालिक जो दीर्घ शिलालेख थे। ठीक है, अशोक लॉन्ग रॉक एडिट थे। संख्या कितनी है इसकी, 14 संख्या है। अशोक के दीर्घ शिलालेखों की संख्या 14 है। ठीक है, और वहीं देखेंगे कि इसमें 8 विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुए। ठीक है, कहाँ से, 8 विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। जैसे पहला फर्स्ट जो अभिलेख है वो इसमें पशु बलि की निंदा की गई है। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरह से बन जाता है कि अशोक के किस अभिलेख में पशु बलि की निंदा की गई है। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका पहला जो अभिलेख है, शिलालेख है, उसमें क्या गया है, पशु बलि की निंदा की गई। तो एनिमल सेक्रीफाइस हैज बीन अ कॉन्डिमेंट इन दिस। ठीक है, किसमें, फर्स्ट वाले शिलालेख में। दूसरा आता है मनुष्य व पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख है। ठीक है, तो किस अशोक के किस शिलालेख में मनुष्य व पशु दोनों के चिकित्सा व्यवस्था के उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो वो किस अभिलेख में किया गया आपका, दूसरा सेकंड वाले अभिलेख में किया गया है। ठीक है, फिर आता है थर्ड में क्या दे रखा है, थर्ड का जो सब्जेक्ट है उसमें राज्य के अधिकारियों को एक आदेश दिया गया है कि वे हर 5वें वर्ष उपरांत दौरे पर जाएं और इसमें कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख करें। ठीक है, तो ये बन गया आपका एक क्वेश्चन। यहाँ से आ जाता है कि किस अभिलेख में ये जो राज्य के अधिकारियों थे उनको ये आदेश दिया गया वो हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं। ठीक है, और धार्मिक नियमों का उल्लेख करें। ठीक है, तो ये पड़ जाता है आपका थर्ड वाले शिलालेख में। चौथा शिलालेख क्या कहता है, इसमें भेरी घोष की जगह धम्मघोष की घोषणा करी गई थी। ठीक है, भेरी घोष की जगह धम्मघोष की घोषणा करी गई है चौथे वाले शिलालेख में। तो ये अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन पैटर्न के हिसाब से आपको याद करने की जरूरत है कि इसमें भेरी घोष की जगह धम्मघोष की घोषणा करी गई थी। ठीक है, पांचवा शिलालेख क्या कहता है, इसमें धर्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है। किनकी, धर्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। ठीक है, तो इसको याद रखना है कि अशोक के 5वें शिलालेख में धर्म महापात्रों की नियुक्ति की जानकारी मिली। ठीक, छठे शिलालेख में क्या कहता है, इसमें आत्म नियंत्रण की शिक्षा दी गई थी। छठे वाले शिलालेख में, अशोक के छठे वाले शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई थी। ये कौन सा चल रहा है आपका, दीर्घ वाली वाला। ठीक है, 7वें और 8वें में इसमें अशोक के तीर्थ यात्राओं का उल्लेख मिलता है। ठीक है,
किसका मिलता है? तीर्थ यात्रा का उल्लेख मिलता है। तो किसमें मिलता है? अशोक के तीर्थ यात्रा का जो उल्लेख है वो किस शिलालेख में मिला है? वो तो 7वें और 8वें में मिलता है। ठीक, नौवां शिलालेख क्या कहता है? 9वें शिलालेख में इसमें सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है। ठीक है। 10वां कहता है कि इसमें अशोक ने आदेश दिया कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें। ठीक, तो 10वें वाले शिलालेख में कहता है कि अशोक ने इस तरह का आदेश दिया कि राजा और उच्च जो अधिकारी होते हैं वो प्रजा के हित में सोचें। ठीक है। 11वां आता है, 11वें वाले शिलालेख में क्या कहता है? इसमें धम्म की व्याख्या की गई है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन बन जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, इसको लिख दे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि धम्म की व्याख्या किस अशोक के किस शिलालेख में की गई है? तो वो 11वें शिलालेख है जिसमें धम्म की व्याख्या की गई है। वहीं 12 वाले शिलालेख में कहता है, 12 वाला शिलालेख कहता है कि इसमें स्त्री महापात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात की गई है। ठीक है, तो इसमें स्त्री महापात्रों की नियुक्ति और सभी प्रकार के विचारों की बात की गई है। किस वाले शिलालेख में? आपके 12 वाले शिलालेख में। ठीक है। 13वें शिलालेख में कहता है कि इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है? तो वो आपका 13वां जो शिलालेख है अशोक का, उसमें कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। ठीक है, कलिंग तुम्हारा उड़ीसा वाला क्षेत्र था। अशोक के हृदय परिवर्तन की बात की गई है। ठीक है, और इसी कलिंग युद्ध में अशोक का क्या होता है? हृदय परिवर्तन होने की बात की गई है। हृदय परिवर्तन होता है, इसी में 5 यमन राजाओं के नामों का उल्लेख है जहां उसमें धम्म प्रचार भेजे थे। ठीक है, तो 13वें में क्या क्या मिलता है? कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है, अशोक का हृदय परिवर्तन की बात मिलती है। ठीक है, पता चलता है। और इसमें जो 5 यमन राजा थे उनके नाम में जहाँ पर वो उनमें प्रचार भेजे थे। ठीक है, फिर आता है 14वां लास्ट, अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया था। ठीक है, क्या है? 14 वाले में कहता है कि अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित किया था। ठीक है, अशोक के लघु शिलालेखों में देखेंगे, वो तो देखे थे हमने। दीर्घ शिलालेख कितने थे? 14। ठीक है, 14 हमने स्टेप बाय स्टेप कर दिए। आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और फिर हम देखेंगे उसके लघु शिलालेख। ठीक है, अशोक माइनर रॉक एडिट है। इसमें क्या देख रखा है कि लघु शिलालेख में अशोक के व्यक्तिगत जीवन की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाता है हमारे लिए? इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो लघु शिलालेख है उसमें अशोक को किस बारे में बात की गई है? तो वो अशोक के व्यक्तिगत जीवन की जानकारी के लिए जानकारी कहाँ से मिलती है? लघु शिलालेख से मिलती है अशोक के। ठीक है, और इसमें जो आपके पॉइंट दे रखे हैं जैसे निम्नलिखित स्थानों से प्राप्त हुए, ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? जो लघु आपके शिलालेख है। तो ये पहला हुआ था आपका रूपनाथ, ये कहाँ पे पड़ता है? जबलपुर एमपी में। ठीक है, कहाँ पे? जबलपुर एमपी है ना। वहीं आपका गुर्जरा दतिया। ठीक, गुर्जरा दतिया। वहीं आपका सारो मारो सहडौल और आपका पुनो डुरिया सिहोर। ठीक है, ये कहाँ, ये क्या है? शिलालेख प्राप्त हुए हैं, स्थानों से प्राप्त शिलालेख। ठीक, अन्य महत्वपूर्ण लघु शिलालेखों में बात करें, अन्य महत्वपूर्ण शिलालेखों में बात करें तो ये आपको एक बार नोट करने की जरूरत है, या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लघु शिलालेख जिसमें अशोक के व्यक्तिगत जीवन की जानकारी मिली थी। किसमें? रूपनाथ, जबलपुर, गुर्जरा दतिया, सारो मारो सहडौल और पुनगटिया सहरो। ये आपके ROA और UPPCS के और UPSC के लिए इंपॉर्टेंट है ये वाले फैक्ट। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखेंगे कि अशोक के अन्य जो लघु शिलालेख हैं वो किस तरह से हैं। जैसे कि मस्की अभिलेख कहाँ पे मिलता है? आपका कर्नाटक। ठीक, मस्की अभिलेख कहाँ से रिलेटेड है? आपका कर्नाटक से रिलेटेड है। इसमें अशोक के स्वयं को युद्ध साक्य कहा गया है। ठीक है, तो स्वयं अशोक को स्वयं किसको कहा गया है? अशोक ने स्वयं को क्या कहा है? युद्ध साक्य कहा है। ठीक है, तो इसमें किसमें आता है? आपका मस्की अभिलेख है इसका कर्नाटक का। ठीक है, ये लघु शिलालेखों के अंतर्गत आते हैं जिसमें अशोक ने स्वयं को साक्षी कहा था। ठीक है, किसमें? मस्की अभिलेख में। इसी अभिलेख में उसका नाम अशोक मिलता है। ठीक है, मस्की अभिलेख में ही जो अशोक का नाम है वो अशोक होता है, अशोक मिलता है। और अतिरिक्त नेतून भी मिलता है, उड़ेगोलम भी कहते हैं और सन्नाती भी कहते हैं। सभी कर्नाटक तथा गुर्जरा दतिया से प्राप्त अभिलेखों में अशोक के नाम मिलते हैं। ठीक है, जहाँ से भी जो कर्नाटक से और तथा गुर्जरा दतिया के से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें सभी में क्या है? अशोक नाम मिलता है। ठीक है, वहीं देखेंगे भाभू बैराट अभिलेख जो राजस्थान से प्राप्त हुआ था। कौन सा? भाभू बैराट अभिलेख राजस्थान, जो राजस्थान से मिला है। इसमें अशोक ने स्वयं को मगधाधिराज कहा गया है। ठीक है, क्या कहा है? मगधाधिराज कहा गया है। किसने? अपने अशोक को, अशोक ने खुद को ही बोला है। ठीक है, किसमें? भाभू बैराट अभिलेख राजस्थान वाले में। ठीक है, तथा बौद्ध धर्म के चित्ररत्न बुद्ध धम्म व संघ के प्रति आस्था प्रकट की है। किसमें? भाभू बैराट अभिलेख राजस्थान वाले में। ठीक है, वहीं आपका तीसरा है अरंगुड़ी आंध्र प्रदेश। अरंगुड़ी आंध्र प्रदेश, इस अभिलेख में लेखन शैली अन्य अभिलेखों के विपरीत जो विपरीत बाएं से दाएं एवं दाएं से बाएं ब्रूस्ट्रोफेन है। ठीक है, इसमें क्या है? आपका अरंगुड़ी आंध्र प्रदेश से मिला था। इस अभिलेख में शैली है, लेखन शैली दी है अन्य अभिलेखों के विपरीत जो बाएं से दाएं एवं दाएं से बाएं जो ब्रूस्ट्रोफेन में आती है। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड वाला पार्ट आता है आपका अशोक के जो पृथक शिलालेख है। ठीक है, क्या है? अशोक के जो पृथक शिलालेख है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे आपका पहला फर्स्ट पृथक लेख, फर्स्ट डिस्टिंक्ट आर्टिकल्स। ठीक है, इसमें अशोक कहता है, इसमें अशोक ने कहा है कि सारी प्रजा मेरी संतान है। अशोक ने कलिंग के समीप के महात्माओं तथा नगर न्याय अधिकारियों को निष्पक्ष न्याय करने को कहा। अशोक कहता है कि मनुष्य को कभी भी अकारण कैद या यातना न दी जाए। मैं निष्पक्ष न्याय हेतु सभी प्रांतों के प्रति 5वें उज्जैन व तक्षशिला से मैं प्रति
तीसरे वर्ष महामात्य नामक अधिकारी भेजूंगा। ठीक है, ये क्या कहता है आपका पृथक लेख में कहा है इसने अशोक ने कि इसमें इस तरह के जो स्टेटमेंट हैं ये यूपीएससी में आते हैं। ठीक है, यूपीएससी पीसीएस और आपके आरओ में भी आ जाते हैं। ठीक है, और जो बाकी का जो आपके फैक्ट वाले क्वेश्चन है वो यूपी पुलिस के रिलेटेड हैं, तो यूपी पुलिस वाले भी उसको देख सकते हैं। और प्लीज़ इस वीडियो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब भी करना दोस्तों। फिर आता है आपका दूसरा पृथक लेख आता है। क्या है दूसरा पृथक लेख? क्या है इसमें भी अशोक कहता है कि सारी प्रजा मेरी क्या है, संतान है। ठीक है, दूसरे अभिलेख पृथक अभिलेख में भी वही कहता है कि जो सारी प्रजा है वो क्या है, उसकी संतान है। फिर आता है अशोक के बृहद लेख, है ना, बृहद शिलालेख है। इन लेखों की संख्या 7 है और 6 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, जो बृहद शिलालेख है उसकी संख्या कितनी है, 7 है, और वो 6 अलग अलग जगहों से प्राप्त हुए हैं। जैसे दिल्ली मेरठ से क्या है, पहले मेरठ में था, जिसके बाद ये फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया। ठीक है, क्या दिल्ली और मेरठ, पहले कहाँ था, मेरठ में था, और ये किसके द्वारा लाया था, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसको दिल्ली में लाया गया था। ठीक, फिर आता है आपका दिल्ली टोपरा। क्या है, दिल्ली टोपरा या पहले हरियाणा के टोपरा में था, जिसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली लाया था। ठीक है, कौन कौन से लाया था, एक दिल्ली मेरठ और एक दिल्ली टोपरा। ठीक है, पहले क्या था, मेरठ में, फिर किसने लेके आया जी, फिरोज शाह तुगलक कहाँ ले आया, दिल्ली ले आया। ऐसे ही आपका दिल्ली टोपरा भी हरियाणा के टोपरा से था, लेकिन बाद में फिरोज शाह तुगलक द्वारा इसको दिल्ली लाया गया। यह एकमात्र ऐसा स्तंभ लेख है जिस पर अशोक ने 7 स्तंभ लेख उत्कीर्ण किए हैं। ठीक है, ये कैसा है, दिल्ली टोपरा का जो एकमात्र स्तंभ लेख ऐसा है जिसमें अशोक ने 7 स्तंभ लेख उत्कीर्ण हैं, जबकि शेष स्थानों पर 6 अभिलेख की उत्कीर्ण मिलते हैं। ठीक है, क्या मिलते हैं, 6 अभिलेख भी उत्कीर्ण मिलते हैं। फिर नेक्स्ट आता है कौशाम्बी प्रयाग स्तंभ लेख उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये कहाँ पे आपका कौशाम्बी प्रयाग स्तंभ लेख उत्तर प्रदेश में मिला है। इसमें अशोक की रानी कारुबाकी तथा पुत्र तीवर का उल्लेख मिलता है। ठीक है, कौशाम्बी अशोक की रानी कारुबाकी तथा पुत्र तीवर का उल्लेख उसमें शिलालेख में मिलता है, तो वो कौशाम्बी वाले में मिलता है, किसमें, कौशाम्बी प्रयागराज स्तंभ लेख में मिलता है। ठीक है, इसे रानी का शिलालेख भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, रानी का शिलालेख भी कहते हैं। और यह पहली कौशाम्बी में था, जिसे अकबर के शासनकाल में जहांगीर द्वारा इलाहाबाद के किले में रखा गया था। ठीक है, किसके द्वारा रखा गया था, अकबर के शासनकाल में जहांगीर के द्वारा इसको इलाहाबाद में रखा गया था। ठीक है, कौशाम्बी स्तंभ लेख को उत्तर प्रदेश में। अशोक के लघु स्तंभ लेख क्या है, अशोक के लघु स्तंभ लेख। ठीक है, ये सांची का लघु स्तंभ लेख रायसेन मध्य प्रदेश में है। इसमें अशोक ने महामात्राओं को संघ भेद रोकने का आदेश दिया था। किसमें, सांची लघु स्तंभ है जिसमें रायसेन मध्य प्रदेश का, जिसमें अशोक ने महापात्राओं को संघ भेद रोकने का आदेश दिया था। वहीं रोमनदेही स्तंभ लेख, ठीक है, ये कहाँ पे पड़ता है आपका, नेपाल में। रोमनदेही जो स्तंभ लेख है वो नेपाल में पड़ता है। इस अभिलेख में पता चलता है कि अशोक अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में, ठीक है, किसमें, राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में रोमनदेही लुम्बिनी आया और उसे यहाँ धार्मिक कर बलि को समाप्त कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया, धार्मिक कर बलि दी जाती थी उसको समाप्त कर दिया था, समाप्त कर दी, घटाकर 1/8 कर दिया। ठीक है, जो कर का जो टैक्स है ना, टैक्स का जो घटाकर क्या कर दिया, 1/8 कर दिया था। किसमें दे रखा है आपका, रोमनदेही स्तंभ लेख में। क्या कहता है रोमनदेही स्तंभ लेख आपको, जो राज्य 20 वर्ष में रोमनदेही लुम्बिनी आया, उसने धार्मिक जो कर बलि थी उसको समाप्त कर दिया और 1/8 कर दिया था उसको। ठीक है, घटाकर। वहीं निगाली सागर स्तंभ लेख आपका नेपाल में है। इस अभिलेख में पता चलता है कि अशोक अपने राज्य अभिषेक के 12वें वर्ष निगालिसार आया तथा यहाँ कनक मुनि के स्तूप का संवर्धन किया था। ठीक है, कनक मुनि के स्तूप के संवर्धन किसने किया था, अशोक ने किया था। और ये बात किसमें लिखित है आपके, निगाली सागर स्तंभ लेख नेपाल में। ठीक है, जो मिला है उसमें ये उत्कीर्ण की गई है। ठीक है, अब ये आज का जो क्लास है वो यहीं खत्म होती है। अशोक के जो प्रमुख स्तंभ लेख हैं वो हमने देख चुके हैं, और आपने आशा करते हैं कि आपने जो स्क्रीनशॉट लिए हैं आप उसको अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। अगर स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए तो आपको इसको दोबारा से वीडियो को देखेंगे तो वो आपको दिख जाएगी। ठीक है, तो इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी करते रहना दोस्तों। थैंक यू।